नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम मिनिस्ट्री में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग यूपीटीपीएससी एसओ की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपका जो कॉमर्स वाला पार्ट्स है उसको लेके चल रहे हैं और साथ ही आपका जो स्टैटिक्स वाला पार्ट्स है उसको भी हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। तो दोनों विषय की आपको वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं या आप इस आई बटन पर क्लिक करके भी वीडियो पे जा सकते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आपका बैंकिंग से लिया गया टॉपिक्स है, जो आपके कॉमर्स के ही सिलेबस में दिया गया है अलग से बैंकिंग का सेक्टर। उसमें दोस्तों यहाँ पे आपका एक टॉपिक है कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स या कहें पूंजी पर्याप्तता मानक। तो आज हम लोग इसी पे डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग सबसे पहले आपका कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स को साधारण एकदम आसान भाषा में समझें तो आप लोगों यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कैपिटल एडुकेसी एक शब्द है और एक शब्द नॉर्म्स है। तो दोस्तों यहाँ पे जो नॉर्म्स होता है उसको आप सब जानते हैं, जिसे हम लोग मानदंड, नियम, कानून, शर्त बोलते हैं। और जो ये आपका कैपिटल एडुकेसी है या कहें पूंजी पर्याप्तता है, ये वास्तव में क्या है कि पूंजी पर्याप्तता दोस्तों एक ऐसी पूंजी होती है जिसे बैंकों द्वारा अपने पास हमेशा बनाए रखना होता है, या कह सकते हैं कि ये एक ऐसी पूंजी है जिसे बैंकों को हर हालत में मेंटेन करना होता है। इसी को हम लोग पूंजी पर्याप्तता बोलते हैं। अब ये पूंजी पर्याप्तता नॉर्म्स या कहें पूंजी पर्याप्तता मानक, ये कानून या नियम कौन बनाया और इसे क्यों हम लोग फॉलो करते हैं, या हमारे बैंकिंग सेक्टर जो है उनको क्यों फॉलो करते हैं, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा ऐतिहासिक व्यू को समझना होगा। तो दोस्तों, ये आपका एक बेसल नॉर्म्स है या कहें बेसल मानक। ये आपका जो बेसल नॉर्म्स है इसी के अंतर्गत ये आपका कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स शामिल होता है, ना कि एक है। इसको ध्यान दीजिएगा कि कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स एक अलग टर्म है और आपका बेसल नॉर्म्स एक अलग टर्म है। अलग टर्म ना कह के कहें कि बेसल नॉर्म्स के अंतर्गत ही आपका कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स डिक्लेयर किए जाते हैं, जो समय समय पे आपका अपडेट भी होते रहते हैं कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स। तो आपका ये जो बेसल नॉर्म्स है इसके बारे में अगर हम लोग समझें दोस्तों, थोड़ा सा ऐतिहासिक पहलू को अगर हम लोग देखें तो दोस्तों आपका जो ब्यूरो फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, ये एक ऐसी संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो आपके स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में स्थित है, इसका हेडक्वार्टर। और इसी जो आपका ये संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है, इसी के G10 देशों द्वारा 1974 में एक कमेटी बनाई गई, जिसे हम लोग BCBS कमेटी भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म आपका बेसल्स कमेटी फॉर बैंकिंग सुपरविजन इसका फुल फॉर्म था। तो इसी BCBS कमेटी का जो गठन किया गया 1974 में किया गया। अब वास्तव दोस्तों अगर इसको समझें कि इसका गठन क्यों किया गया, तो दोस्तों हुआ क्या था कि आपके जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बैंकिंग गड़बड़ियां हो रही थी, या कह सकते हैं कि बैंकिंग जगत में विश्वास लाने के लिए, किसका विश्वास? जनता का विश्वास। अगर दोस्तों आप ये समझिए साधारण भाषा में कि आपकी पैसा जो बैंकों में जमा किया गया है, अगर वो बैंक क्या करे, किसी और को दे दे और जिसको दे वो क्या करे, विजय माल्या बन जाए, तो वो आपका पैसा क्या हो जाएगा, उस बैंक में डूब जाएगा, या कह सकते हैं कि आपका पैसा क्या हो गया, व्यर्थ में चला गया, बेकार हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे आपका विश्वास क्या हो जाएगा, बैंकिंग सेक्टर से खत्म हो जाएगा। तो इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आपका, इसीलिए आपका 1974 में कमेटी बनाई गई, जिसे हम लोग BCBS कमेटी का नाम दिया गया था। इस कमेटी ने क्या किया, सर्वे किया या कह सकते हैं रिसर्च किया 10 सालों तक आपका। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि आपका सबसे पहले 1988 में एक नॉर्म्स या कह सकते हैं एक मानदंड मानक डिक्लेयर किया गया, किसके द्वारा, आपका इसी BCBS कमेटी द्वारा डिक्लेयर किया गया, जिसमें दोस्तों सबसे पहला आपका जो बेसल नॉर्म्स था वो 1988 में आया। उसके बाद इसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया या कहें अपडेट किया गया, और फिर आपका 2004 में बेसल नॉर्म्स 2 लाया गया, और फिर आपका संशोधन करके 2010 में बेसल नॉर्म्स 3 लाए गए। तो इसमें हम लोग एक एक करके अभी चर्चा करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों मेन उद्देश्य आपका यही था कि बैंकिंग सेक्टर में विश्वास कायम बना रहे, उसको सुदृढ़ करने के लिए या मजबूत करने के लिए ये कमेटी समय समय पे अपने नियम कानूनों का सर्वेक्षण करती है, या कह सकते हैं उसका अपडेटन करती है, और उसको क्या करके आपको सभी राष्ट्र, जो भी राष्ट्र क्या है इस देश आपके संगठन से
जुड़े हुए हैं उसको ये क्या करती है, इम्प्लीमेंट करने के लिए कहती है कि इसे आप अपने राष्ट्र में इम्प्लीमेंट करिए। तो दोस्तों होता क्या है कि इस ब्यूरो फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में आज लगभग दोस्तों कम से कम 95% जीडीपी के राष्ट्र इस चीज़ों से जुड़े हुए हैं या इस संस्था से जुड़े हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा आपका एक सेक्टर है जिसको सभी लोग अपनाते हैं। तो इसलिए हमारा जो भारत है या इंडिया है, इसने भी क्या किया है, इसको अपनाया है या इसको फॉलो किया है और समय समय पर इसमें जो भी नॉर्म्स अपडेट किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अपने बैंकिंग सेक्टर के संरचना या स्ट्रक्चर में परिवर्तन भी किया है। तो दोस्तों यहाँ जो आपका ये ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है या कहें ये जो बेसल नॉर्म्स है, इसको सभी राष्ट्र का जो अनुपालन करने का जिम्मेदारी दी जाती है वो सभी बैंकों के सेंट्रल बैंकों को दी जाती है कि सभी सेंट्रल बैंक अपने राष्ट्र में इस नॉर्म्स को पूरा कराने की जिम्मेदारी ले। और वास्तव में सभी सेंट्रल बैंक इस नॉर्म्स को पूरा कराने की जिम्मेदारी लिए भी है। तो दोस्तों अगर हम लोग एक एक करके बेसल नॉर्म्स को समझ लें तो सबसे पहला आपका जो बेसल नॉर्म्स 1 आया वो आपका 1988 में इंट्रोड्यूस किया गया था और हमने पहले बताया था कि ये बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन द्वारा लाया गया था, जो कि आपके कैपिटल मेजरमेंट सिस्टम को क्या करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए लाया गया था, या कह सकते हैं इसको आपका कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम ही बोला गया था। वास्तव में हुआ क्या था दोस्तों कि इस नॉर्म्स में जो शुरुआती नॉर्म्स आई थी उसमें बैंकिंग सेक्टर को ये कहा गया था कि आप अपनी इंटायर जो आपकी रिस्क है या क्रेडिट रिस्क है उसको आपको 8% पे निर्भर रखना है या 8% को बनाए रखना है। ये क्रेडिट रिस्क क्या होती है दोस्तों, इसको अभी हम लोग समझते हैं सब कुछ। यहाँ पे चीज़ों को केवल समझिए थोड़ा सा कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट वॉज फिक्स 8% रिस्क वेटेड एसेट। इसको भी हम लोग समझेंगे क्या होता है रिस्क वेटेड एसेट, इसको भी समझेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो सबसे आपका बेसल नॉर्म्स 1 था उसको आपका इंडिया का आपका अपने देश में लागू करवाया, वो 1999 में इसको अपनाया था। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग क्रेडिट रिस्क की बात कर लें, जो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि इसका जो मेन फोकस था वो क्रेडिट रिस्क को बनाए रखना था 8% सभी बैंकिंग सेक्टरों को। तो दोस्तों ये क्रेडिट रिस्क क्या होता है कि जो आपका बैंक होता है वो आपसे क्या लेती है, डिपॉजिट लेती है और उसी डिपॉजिट को क्या करती है, दूसरों को क्या करती है, लोन के रूप में दे देती है। तो जो लोन आप जो भी बैंक किसी दूसरे पर्सन को लोन देती है उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, उसके पास कोई भी एसेट्स होनी चाहिए जो क्या कर सके, इस रिस्क को क्या कर सके, आपका रिकवर कर सके। तो इस लोन को देने के पीछे जो एसेट्स रखी जा रही है उसको कम से कम इस लोन के प्राइस का कितना रखना होगा, 8% यहाँ पे एसेट्स रखनी आवश्यक होगी। इस चीज को डिक्लेयर किया गया था। दोस्तों इसको नॉर्मली एक छोटे से एग्जांपल में देखिए, आप लोग समझ जाएंगे कि जैसे अगर कोई बैंक 100 करोड़ का लोन दे रहा है तो उसको इस 100 करोड़ के पीछे अपने पास इसका 8% निकालेंगे तो 100 करोड़ का 8% कितना आएगा, 8 करोड़। तो 8 करोड़ उसको कम से कम अपने पास क्या होगा, रखना होगा एसेट्स के रूप में हमेशा के लिए। तो यही आपका था सबसे पहले जो नॉर्म्स में डिक्लेयर किया गया था। बट आपका जो आपका बेसल्स नॉर्म्स 2 था वो उसमें क्या किया गया, उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया और उसे और भी थोड़ा सा कठोर बनाया गया। उसमें क्या किया गया, इसको जरा देख लें। तो ये आपका जो बेसल नॉर्म 2 था इसको 2004 में पब्लिश किया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था उसी के आपके BCBS द्वारा। और इस गाइडलाइन में जो था वो पैरामीटर जो लाया गया था उसमें मुख्य रूप से 3 पैरामीटर्स को ध्यान दिया गया था। सबसे पहले जो आपका था वो कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट था, वो 80% था रिस्क एसेट। बट वहां पे आपका 3 पिलर को इंट्रोड्यूस किया गया। पहला था आपका मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरा था सुपरविजरी प्रीव्यू प्रोसेस और एक था मार्केट डिसिप्लिन। तो इन 3 पिलर को इंट्रोड्यूस किया गया। इन 3 पिलर में ये क्या चीज़ है इसको भी समझ लेते हैं। ये मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट दोस्तों क्या है, ये आपका यही जो कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट था यही आपका 8% डिक्लेयर किया गया था। और इसके साथ ही एक
सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस रखा गया, उसके लिए सेंट्रल बैंक को जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप सभी बैंकों की निगरानी करेंगे या उसका आप क्या करेंगे, सुपरविजन करेंगे समय समय पे कि वो आपके इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इस चीज़ को हमेशा बनाए रखने के लिए सुपरविजन के लिए आपके आरबीआई या सेंट्रल बैंकों को जिम्मेदारी सौंपी गई। और साथ ही आपका मार्केट डिसिप्लिन को भी क्या किया गया, सामने लाया गया, या एक पिलर मार्केट डिसिप्लिन लाया गया। इसके तहत क्या किया गया दोस्तों कि इस चीज़ के तहत जो भी बैंक अपना लोन देती है उस सभी लोन्स की जिम्मेदारी को, और या कह सकते हैं डिटेल्स को, समय समय पे आरबीआई को हमेशा जानकारी देती रहेगी कि हमने कितने का लोन दिया है और किन लोगों को कैसी नेचर का लोन आपको दिया है। तो इन सभी चीज़ों को आपका बेसल नॉर्म्स 2 में रखा गया। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो अभी हम एक चीज़ समझेंगे, जो कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स में टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल रहती है जो अभी करंट में है, वहाँ पे आपका बेसल नॉर्म्स 2 में टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 तीन तरीके की पूंजी को शामिल किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझ लीजिए कि बैंक्स डेवलप बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक के लिए आपके 3 टाइप के रिस्क को डिक्लेयर किया गया था, जो कि आपके बेसल नॉर्म्स 1 में क्या था, केवल एक ही रिस्क पे क्या करना था, फोकस करना था। बट आपका बेसल नॉर्म्स 2 में क्या किया गया, 3 तरीके के रिस्क को कंसीडर करने को कहा गया। पहला आपका ऑपरेशनल रिस्क था, फिर एक मार्केट रिस्क था और एक कैपिटल रिस्क था। दोस्तों ये ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, ये आपका आंतरिक रिस्क होता है या कह सकते हैं संचालन रिस्क होता है, जो बैंकिंग के खुद के द्वारा क्या किया जाता है, बैंकिंग के अपने ही वर्किंग चीज़ों से ये निर्भर होती है, बैंक के आंतरिक चीज़ों से ये निर्भर होती है कि अगर कोई बैंक अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, अच्छा काम करेगा तो उसका रिस्क क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या होगी, जनता का विश्वास बना रहेगा। या कह सकते हैं कि उनके एम्प्लॉय गलत तरीके से डिक्लेयर या कह सकते हैं गलत डिसिप्लिन से तो वर्क नहीं कर रहे हैं, किसी को भी अपने जनता के लोगों का पैसा किसी को भी तो नहीं दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को ही ऑपरेशनल रिस्क कहा जाता है। ये सभी कुछ बैंकिंग के आंतरिक चीज़ों से रिलेट होता है या इंटरनल मैटर या इंटरनल फैक्टर से ही आपका रिलेटेड होता है। दूसरा आपका ये होता है मार्केट रिस्क। इसको अगर हम लोग समझें तो दोस्तों ये मार्केट रिस्क क्या होता है, मार्केट की गतिविधियों से निर्भर करता है या कह सकते हैं आपका बिजनेस साइकिल जो मार्केट में चलती है उसके अकॉर्डिंग चलता है। इसमें दोस्तों होता क्या है कि अगर मार्केट में कोई सिचुएशन या कह सकते हैं बूम या आपकी जो रिसेशन आती है, इसमें क्या होता है, जब बूम आता है तो बैंकिंग सेक्टर भी क्या करती है, आपकी प्रोन्नति करती है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोन देता है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी होती है। और जो बिजनेस जिसको लोन देती है वो भी क्या करते हैं, रिकवर करके पैसा बैंक को वापस करने के लिए रहते हैं। बट जो आपका रिसेशन का टाइम आता है, मंदी का समय आता है, तो अगर बैंक को पैसा देती है तो बैंक का पैसा क्या होता है, कंपनी जिसको दी है, अगर कंपनी रिसेशन में अपना मार्केट फुलफिल नहीं कर पा रही है रिसेशन के कारण, तो वो इस लोन को भी प्रोवाइड करने में असमर्थ रहती है। तो जो आपका बैंक का लोन होता है वो भी डूबने के चांसेस होने लगते हैं। तो ये कुछ सारे जो आपका डिपेंड करता है मार्केट पे, उसी को हम लोग मार्केट रिस्क के अंतर्गत शामिल करते हैं। दूसरा आपका दोस्तों ये होता है एक कैपिटल रिस्क, जो आपका यही क्रेडिट रिस्क था, जो आपके लोन को देने के बाद जो डूबने की जो चांसेस होती है, इसी को हम लोग क्रेडिट रिस्क के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो बेसल नॉर्म्स 2 में मुख्य रूप से आपको यही सब चीज़ों को डिक्लेयर किया गया था। और इसके साथ ही आपका इसमें जो एक चीज़ था, इसके लिए आपका जो इंडिया में इसको लॉन्च किया गया था, ये 2009 तक इसको पूरा भी कर लिया गया था, इंडिया में फुलफिल भी कर लिया गया था। और दोस्तों ये आपका बेसल नॉर्म्स 3 की अगर हम लोग बात कर लें तो दोस्तों यहाँ पे आपका बेसल नॉर्म्स 3 में थोड़ा सा नियम को और कड़ा कर दिया गया, और इसका जो नाम ही शुरू में पब्लिश किया गया था किस नाम से, वो एक ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर मोर रेसिलिएंट बैंक एंड बैंकिंग सिस्टम 2010 के नाम से इसको पब्लिश किया गया था। इसमें दोस्तों किया क्या गया था कि जो आपका 8% क्रेडिट रिस्क थी या कह सकते हैं जो आपका रिस्क था, उसके साथ ही 2.5% का एक बफर रेशियो भी रखा गया कि अगर राष्ट्र में कोई सिचुएशन आती है या आपका कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहां पे राष्ट्र क्या कहते हैं डिक्लाइन करने लगता है या कह सकते हैं वहां की स्थिति आपकी अस्थिर हो जाती है, तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए 2.5% का एक अलग से रेशियो बफर रेशियो रखा गया कि बैंकिंग सेक्टर को इतना अलग से मेंटेन करके रखना है। तो कुल मिला के यहाँ पे 2.5%
कह सकते हैं 10.5% को यहाँ पे मेंटेन करने को कहा गया था। और दोस्तों इसको इंडिया में अगर हम लोग अपनाने की बात करें तो सबसे पहले इसको 1 जनवरी 2013 से अपनाया गया था और 2018 तक इसको पूरा करने के लिए सोचा गया था, बट ये अभी तक फुलफिल नहीं हो पाया। 2019 यहाँ पे डेडलाइन 1 साल और बढ़ा दिया था आरबीआई ने, पर इसको फुलफिल नहीं कर पाया गया। तो ये तो दोस्तों अलग अलग ये आपके नॉर्म्स थे, बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, ये आपके करंट के टॉपिक है, इसको आप लोग करंट में ही देख लीजिएगा और करंट की चीज़ों से अपडेट रहिएगा। इसको कहने का मतलब ये है। तो अब अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे मेन चीज़ आपका जो टॉपिक था वो कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स के बारे में अगर हम लोग समझ लें तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग साधारण शब्दों में समझ लिए थे कि कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स क्या है। वो आपका ऐसी एक पूंजी है जो आपको बैंकों को हमेशा बनाए रखना, या पूंजी प्राप्यता है जिसे बैंक को हमेशा बना के रखना है, इसको हम लोग साधारण शब्दों में समझ लिए थे। और ये आपका जो कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स है ये आपका कौन डिक्लेयर करता है, ये सब चीज़ों हम लोग अब यहाँ पे देख लिए हैं। अब अगर दोस्तों हम लोग मेन चीज़ यहाँ पे देखें तो आपका कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स के अंतर्गत ही ये आपका कैपिटल एडुकेसी रेशियो डिक्लेयर किया जाता है, जो अभी हम लोगों ने देखा जैसे कि 9% आपका इस समय करंट में सिचुएशन में रखा गया था। तो दोस्तों ये अब क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों इसको समझने से पहले एक थोड़ा सा हम एग्जाम्पल आपको देते हैं, उससे आपको ये चीज़ें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी, फिर हम इसको इस फॉर्मूले को समझ लेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जैसे कि अगर आप सभी को पता है कि बैंक क्या करती है, आपसे पैसा लेती है और इस पैसे को क्या करती है, लोन दे देती है। तो ये चीज़ तो आप सभी को पता है। अब ये समझिए कि अगर जो बैंक लोन देती है, जो भी बैंक या कोई भी आपकी बैंकिंग सेक्टर लोन देती है वो अलग अलग एक जगह पैसा ना देके अलग अलग जगह लोन देती है। जैसे कि आपका कुछ होम लोन में पैसा दे दिया गया, या आपके कार लोन में पैसा दे दिया गया, या आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगा दिया गया, या कहीं अदर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया गया। तो इस तरीके से आपका जो पैसा रहता है वो लोन के रूप में अलग अलग जगह पैसे को लगा देती है और इससे ही वो क्या करती है, प्रॉफिट कमाती है। अब दोस्तों हुआ क्या कि हो सकता है कि ये जो होम लोन में पैसा दिया है बैंक, वो पैसा उसको ना मिले, या आपको जो कार लोन दिया है उसका पैसा ना चुका पाए कोई, तो ऐसे क्या होगा, उसका पैसा डूब जाएगा। तो इस चीज को क्या होता था, यही चीज को रोकने के लिए या इसी चीज को प्रिडिक्ट करने के लिए पहले से ही क्या कर दिया गया कि आपको हमेशा अपना जो कैपिटल एडुकेसी रेशियो हो 9% बना के रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे अगर जैसे देखिए कि हम देखते हैं कि जो बैंक पैसा दिया लोन में वो आपका 50 लाख का लोन दिया, उसने 50 लाख का लोन दिया और आरबीआई ने सभी लोन्स पे अपना रिस्क वेटेड चीजें बताई है कि किस लोन पर कितना रिस्क होगा। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि इस 50 लाख में 25 लाख रुपए क्या है, आपका रिस्क वेटेड में है, या कह सकते हैं कि आपका 25 लाख रुपए ना आने की संभावना है। तो दोस्तों इसका हम क्या करेंगे, अपने बैंक के कैपिटल से आपका रेशियो देखेंगे कि ये वास्तव में कितना पैसा हमारा आपका जो कैपिटल है, या कह सकते हैं जो आपके बैंक के पास कैपिटल है वो कितना रिकवर करने के सक्षम है। तो अगर हम मान लेते हैं कि बैंक के पास 50 लाख रुपए का कैपिटल है, तो इससे क्या पता चल जाएगा कि बैंक का जो रिकवर रेशियो है, या कह सकते हैं उसके पास जो एडुकेसी रेशियो है वो कितनी आ रही है, 2% आ रही है। अगर आप लोग देखिए इसको 2 सॉल्व करेंगे 2 आएगा, नॉर्मली चीज है। तो यहाँ पे ये क्या पता चल रहा है कि अगर कल को पैसा बैंक का डूब जाता है ये 50 रुपए, तो वो लोगों को अपने कैपिटल को वापस करके अपने कैपिटल से कितना रुपए दे पाएगी, केवल 2% ही क्या कर पाएगी, रिकवर कर पाएगी। यहाँ पे 2% बैंक जनताओं का पैसा वापस करने के लिए सक्षम होगी। तो इसी चीज को यहाँ पे आपका थोड़ा टेक्निकली वे में क्या समझाया गया है कि यहाँ जो कैपिटल थी इसको 2 भागों में बांट दिया गया। पहला आपका टियर 1 रखा गया और एक टियर 2 रखा गया, और ये जो रिस्क वेटेड एसेट है ये आपका अलग अलग लोनों पे, अलग अलग एसेट्स पे अलग अलग लोन आपका आरबीआई डिक्लेयर करता है। आरबीआई की वेबसाइट पे आपको मिल भी जाएगा। तो इसी चीज़ों को अगर हम लोग समझें कि यहाँ पे जो कैपिटल थी उसे 2 भागों में बांट दिया गया है। जो हम लोगों ने अभी शुरू में देखा कि कैपिटल आपका जो बेसल्स नॉर्म थे वहाँ पे 2 में आपके 3 टियर्स रखे गए थे, पर आपके बेसल नॉर्म 3 में इसको
2 टीयर में ही डिक्लेयर किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे जो बैंकों के पास कैपिटल होती है उसको 2 भागों में विभाजित कर लिया गया, एक टीयर 1 के रूप में, एक टीयर 2 के रूप में। अब टीयर 1 में किन किन चीजों को शामिल किया गया इसको अगर हम लोग देख लें तो यहाँ टीयर 1 में आपका ऑर्डिनरी शेयर को शामिल किया गया। फिर आपका ऑर्डिनरी शेयर क्या होता है दोस्तों, ये भी समझ लीजिए, ये आपका जो इक्विटी शेयर होती है इसी को हम लोग ऑर्डिनरी शेयर बोलते हैं, जो वास्तव में बैंक के ओनर्स के पास होता है उसी को हम लोग इक्विटी शेयर बोलते हैं या ऑर्डिनरी शेयर बोलते हैं। दूसरा आपका इनरिडीमेबल नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है। ऐसा प्रेफरेंस शेयर दोस्तों जो क्या हो, कभी शोधनी ना हो या जिसे हमें लौटाना नहीं है, ये आपके बैंकिंग के समापन के समय ही लौटाना पड़ेगा, तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर को हम लोग इसको टीयर 1 में शामिल करते हैं। फिर आपका परपेचुअल आपका इंस्ट्रूमेंट है या कह सकते हैं शाश्वत जो आपके इन्वेस्टमेंट है उनको हम लोग इसके अंतर्गत शामिल करते हैं, जो आपके हमेशा बैंक के पास बने रहेंगे। फिर आपका स्टेटरी रिजर्व होता है जो वैधानिक रिजर्व होता है, जिसको कभी भी आपका इस्तेमाल नहीं किया जाता किसी भी चीज़ के लिए, या कह सकते हैं इसका आप लोग डिविडेंड नहीं दे सकते या आपके मालिक द्वारा इसका यूज नहीं किया जाता है, तो इसको हम लोग स्टेटरी रिजर्व को इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। फिर आपका जो जनरल रिजर्व प्रॉफिट लॉस के द्वारा बनाया गया रहता है उसको शामिल करते हैं। फिर आपका कैपिटल रिजर्व होता है जो हमारी एसेट्स बेची जाती है उससे कैश जो मिलता है उससे हम लोग जो रिजर्व बना लेते हैं उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व के अंतर्गत रखते हैं। और आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, जो भी हम शेयर या डिबेंचर इशू किए हैं उस पे हम लोग अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू किए हैं तो जो प्रीमियम हमको मिलता है उसको हम लोग यहाँ पे शामिल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको इतना चीज समझने की जरूरत नहीं है, बस इसको हम लोग बताने के लिए कोशिश करें कि टीयर 1 में किन किन कैपिटल को हम लोग शामिल करते हैं। उसी तरह टीयर 2 में आपका जो शेयर कैपिटल्स को शामिल करते हैं वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को शामिल करते हैं। रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है, जैसे कि दोस्तों आप अगर किसी चीज को इन्वेस्टमेंट को रिवैल्यूएट करते हैं तो उसका जो आपका वैल्यू करंट की जो वैल्यू आती है उसी को हम लोग रिवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से ट्रांसफर करते हैं। ये इसके लिए थोड़ा सा आरबीआई ने गाइडलाइन किया है कि इसका केवल हम लोग 45% ही अमाउंट रख सकते हैं। मतलब कि अगर जैसे कि 100 रुपए का अगर आपके पास कोई आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है तो उसका केवल 45 रुपए ही आप क्या करेंगे इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पे दिया है आपका इन्वेस्टमेंट रिजर्व और साथ ही आपका अदर्स जो नॉन कैश रिजर्व होते हैं इसको हम लोग शामिल करते हैं। ये ऐसे रिजर्व होते हैं जो तुरंत ही आपके कैश में कन्वर्ट नहीं होते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। अब दोस्तों ये क्या था, ये तो आप लोग समझ लीजिए कि जो कंपनी के वास्तव में क्या है उसकी जो संपत्ति पूंजी है उसको हम लोग टीयर 1 टीयर 2 में शामिल करते हैं। अब इसका अगर हम लोग रिस्क वेटेड एसेट समझ ले तो इसको क्या है ये चीज़ समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए आरबीआई ने इन सभी रिस्क वेटेड एसेट पर अपना परसेंट डिक्लेयर किया है कि अगर बैंकों ने जिन जिन लोगों को ऐसे लोगों को अगर पैसा दिया तो उसमें कितना रिस्क उनका होगा या कह सकते हैं उस एसेट पे कितना आपका लॉस हो सकता है और कितना आपको रिकवर हो पाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग देखिए पहला चीज दिया है कि कैश अगर आरबीआई को दिया गया या आरबीआई के पास जो बैंक रिजर्व होती है बैंकों की उस पर 0% रिस्क है। आरबीआई कहता है कि हम उस पैसे को पूरा देने के लिए आपका उसमें कोई भी आपका लॉस नहीं होगा। दूसरा ये कह रहा है कि कैश विद अदर बैंक, अगर कोई बैंक किसी दूसरे बैंक में पैसा जमा किया है तो उस पर 20% रिस्क है, हो सकता है 20% पैसा ना मिले। फिर दूसरा है आपका इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगर कोई बैंक पैसा इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगाई है तो उस पर 0% रिस्क है, आपको पूरा पैसा बैंक को रिकवर हो जाएगा, गवर्नमेंट आपको पूरा पैसा रिकवर करेगी। फिर आपका अदर इन्वेस्टमेंट है उस पर 100% है। अदर इन्वेस्टमेंट मतलब कि अगर किसी कंपनी में बाहरी कंपनी में लगाया है तो हो सकता है पूरा पैसा डूब सकता है बैंक का। फिर अगर देखते हैं अदर लोन्स या एडवांस, ये भी आपका क्या है 100% है। अगर आपने किसी को लोन से एडवांस दिया है बाहरी कंपनियों को किसी को तो वो आपका पैसा पूरा डूबने की संभावना हो सकती है। फिर आपका लोन एडवांस है वो 0% यहाँ पे गवर्नमेंट के लिए है कि अगर किसी गवर्नमेंट सेक्टर को दिया गया है तो वहाँ पे भी आपका 0% है। फिर आपका जो बैंक प्रेमाइसेस है, फर्नीचर्स हैं, फिक्चर्स हैं या कह सकते हैं बैंक की जो खुद की फर्नीचर्स वगैरह है, बिल्डिंग्स वगैरह, अगर उसको आप बेचेंगे तो हो सकता है आपको कोई भी पैसा ना मिले। तो इसके लिए आरबीआई ने इसको 100% रिस्क के अंतर्गत रखा है कि बेचने पर आपको 0 रुपये प्राप्त होगा, ये हम सोच के चल रहे हैं। फिर आपका लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, लेटर ऑफ गारंटी हो गया, इस पे 100% रिस्क है। लेटर ऑफ क्रेडिट दोस्तों जब कोई इंपोर्ट के लिए गारंटी देता है बैंक तो उसके लिए ये 100% रिस्क यहाँ पे आरबीआई ने डिक्लेयर किया है। तो दोस्तों ये तो आपका परसेंटेज है कि किस चीज़ पर कितना रिस्क है। अगर हम लोग मेन चीज समझे कि यहाँ पे जो आपके पूंजी है
और जिस लोन पर जितना रिस्क है वो आपका यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करके जोड़ ले, तो आपका ये दोनों रेशियो आपके 9% होने चाहिए। यही चीज़ आपका बेसल नॉर्म में डिक्लेयर किया गया है और इसी को सभी बैंकों को मेंटेन करना रहता है। तो दोस्तों यही चीज़ मेन चीज़ था। आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। शुरू से अगर एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए तो यहाँ पे सिंपली हमने बताया था कि कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स आपका पूंजी प्राप्यता के लिए आपका एक मानदंड या नियम है जो आपके बेसल नॉर्म्स के थ्रू बनाए गए थे। वो कैसे कैसे ऐतिहासिक पहलू से गुजर के आपका आया था, ये चीज़ आपने समझ लिया था। फिर हमने यहाँ पे एक चीज़ बताया कि कैपिटल एडुकेसी रेशियो होता है जिसको आपको सभी बैंकों को मेंटेन करना पड़ता है। ये रेशियो आपके बेसल नॉर्म्स के थ्रू ही डिक्लेयर किए गए होते हैं, जिसमें आपका जो कैपिटल है वो दो भागों में बांटी गई है, कैपिटल टीयर 1 टीयर 2 के अंतर्गत। और जो आपका रिस्क वेटेड एसेट है वो आपका, अभी हमने आपको बताया कि जो लोन आपका बैंक देता है उस पर कितना रिस्क होता है, इस चीज़ को हम लोग आरबीआई आपका फुलफिल किया हुआ है। तो इस तरीके दोस्तों यहाँ पे कैपिटल एडुकेसी रेशियो सभी बैंकों को मेंटेन करना रहता है। तो दोस्तों आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट लास्ट में ये चीज़ बचा रह गया है कि रिस्ट्रिक्शन ऑन टीयर 2 इट कैन नॉट एक्सीड टीयर 1। ये आपका जो कैपिटल है ये हमेशा कम होना चाहिए, किससे? आपके टीयर 1 से हमेशा कम होने चाहिए। तो इस तरीके दोस्तों ये आपका कैपिटल एडुकेसी रेशियो था। आशा करते हैं ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा करते हैं चीज़ों आपको क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिए, और अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोस्तों। और अगर वीडियो को आप शेयर करना चाहते हैं दोस्तों के साथ तो शेयर करिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।